हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस की एक और PSIR की महत्वपूर्ण वीडियो में। Now before proceeding towards today's video, I just wanted to let you know that to ensure a holistic and complete preparation for political science and international relations optional, we have brought to you our final batch for PSIR, जहाँ पे हम completely and thoroughly cover कराएंगे each and every aspect of the detailed syllabus, along with also practicing answer writing and also resolving any doubts that may arise in your preparation to ensure a successful journey towards clearing UPSC mains with PSIR optional. अब मैं आपको बताना चाहती हूँ दैट सबसे पहले हमारे पास है हमारा विदाउट इवैल्यूएशन कोर्स, बहुत ही ज़्यादा किफ़ायती कोर्स है, वैल्यू फॉर मनी, जहाँ पे यू गेट ऑल द वीडियोस प्लस यू गेट द मंथली करंट अफेयर्स वीडियोस जिनसे आप अपडेटेड रह सके। टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे हम प्रॉम्प्टली आपके जो डाउट्स हैं उन्हें रिजॉल्व कर सके, प्लस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए चैप्टर वाइज मिनी टेस्ट्स एज वेल एज हाफ लेंथ एंड फुल लेंथ टेस्ट। सेल्फ इवैल्यूएशन होगी यहाँ पे यूजिंग मॉडल आंसर्स की वीडियो सोल्यूशंस एंड PDFs। ऑलमोस्ट 12,000 का जो है आफ्टर डिस्काउंट कोर्स है। ये कूपन कोड जो है आपके पास अवेलेबल है लास्ट बैच। नेक्स्ट अप है हमारा विद इवैल्यूएशन कोर्स, अगेन द सेम कूपन कोड, अराउंड 18,000 का जो है ये आपको पड़ेगा द कोर्स, राइट। वीडियो लेक्चर्स हैं इसके अंदर, मंथली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स भी हैं, टेलीग्राम ग्रुप है, टेस्ट हैं, मॉडल आंसर्स है, प्लस आपके आंसर्स को चेक किया जाएगा, फीडबैक दिया जाएगा फॉर एनी इम्प्रूवमेंट, ताकि आप वहीं के वहीं इसे कर पाएँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट द मेंटरशिप कोर्स, जहाँ पे यू गेट ऑल ऑफ दीज थिंग्स प्लस एक सिलेक्टेड ऑफिसर कैंडिडेट से आपको पर्सनल मेंटरशिप भी मिलती है वाया टेलीफोनिक कॉल्स, राइट। तो ये आपको कम्प्लीटली गाइड कर सकते हैं एकेडमिक या आपके जो फर्दर कुछ और डाउट्स हो, प्रैक्टिस को लेके, एग्ज़ाम को कैसे अप्रोच करना है, स्ट्रेटिजिक डाउट्स हो, उनको जो है रिजॉल्व कर सकते हैं। ये ऑलमोस्ट 22,000 का कोर्स पड़ेगा आपको आफ्टर यूजिंग द डिस्काउंट कूपन ऑफ लास्ट बैच, राइट। तो इफ़ यू आर लुकिंग टू ज्वाइन, please do contact us on sleepy.classes@gmail.com या दिए गए नंबर। Now, within the Indian political thought, the first reformer that we start with is Syed Ahmad Khan. अब आपको पता है कि UPSC हैज़ दिस ट्रेंड जहाँ पे प्रीलिम्स में भी वो 2-3 साल पुराने क्वेश्चंस पूछने लग गए हैं। सो सडनली थिंग्स दैट हैपेंड अ कपल ऑफ ईयर्स पहले दे बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो 2017 फॉर एग्जाम्पल 200th बर्थ एनिवर्सरी थी सर सैयद अहमद खान की, तो अभी भी कॉन्टेक्स्ट में जो है वो थोड़े रेलिवेंट हो जाते हैं, स्पेशली कंसिडरिंग इन दिस एनवायरनमेंट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन रेज्ड अबाउट माइनॉरिटी राइट्स, about the identity of minorities in the country and so on and so forth. So Sir Syed Ahmad Khan might emerge as an important thinker and his thought can be important in this context, right? अब Sir Syed Ahmad Khan is someone जो कि एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है। अब हमने बात कर ली थी कि किस तरह से अर्ली 19th सेंचुरी के अंदर अ लॉट ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट हैड स्टार्टेड एंड इंडियन पॉलिटिकल थॉट जो है कैटेगोरिकली रिफॉर्म मूवमेंट की तरह ही इमर्ज होके आया, राइट। मॉडर्न हिस्ट्री में यू मस्ट हैव रेड अबाउट ऑल द अटेम्प्ट्स ऑफ राजा राम मोहन रॉय, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती, राइट, एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे कि हमने आपको पहले भी रेफरेंस दी, दैट प्राइमरीली ये जो रिफॉर्म मूवमेंट्स थी दे वर लिमिटेड टू द हिंदू सोसाइटी, राइट। मुस्लिम सोसाइटी जो थी उसके अंदर अभी भी देयर वाज अ लॉट ऑफ हेजिटेंस विद रिगार्ड टू रिफॉर्म एंड मॉडर्नाइजिंग इटसेल्फ। एंड इसको समझने के लिए कि ये क्यों था, यू हैव टू प्लेस इट इन अ डीपर कॉन्टेक्स्ट, राइट। नाउ यू हैव टू इमेजिन, यू हैव टू रियलाइज कि हमने क्या बात की कि इनिशियली जब कॉलोनाइजर्स आ रहे थे, ऑब्वियसली हु वाज रूलिंग, द मुगल्स वर रूलिंग, राइट। मुगल्स वर रूलिंग एंड मुगल्स के साथ जो है ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ मुस्लिम एलीट्स भी जो थे वो इन्वॉल्व थे इन टर्म्स ऑफ उनकी जो नोबिलिटी थी, उनकी जो आसपास के और जो संतरी थे एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व थे, दीज वर योर मुस्लिम एलीट। So basically the British, the new colonizers who were the new rulers of the country were obviously in conflict with the old rulers of the country. And यही चीज़ें जो हैं complicate होती रहीं, why? Because the Muslim elites felt dispossessed कि पहले the kind of patronage that they enjoyed from the Mughal
दरबार, ठीक है, द काइंड ऑफ पोजिशंस दैट दे हेल्ड, द काइंड ऑफ लैंड्स दैट दे हेल्ड, द काइंड ऑफ मनी दैट दे हेल्ड, suddenly it was all being snatched away from them when the Britishers had come in. तो इसके कारण there was also a lot of hostility जो कि इनके बीच में आ गई थी, राइट। अब ये जो रिफॉर्म नहीं आ रहा था, ये जो मुस्लिम सोसाइटी के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन मार्क उठा हुआ था, हम कहते हैं पहली चीज़ें तो हमें दो मेन चीज़ों से दूर रहना है, राइट। दो व्यूज़ जो कि सामने प्रेजेंट किए गए थे, एक आए थे बाय द हिंदू नेशनलिस्ट और ट्रेडिशनलिस्ट जो कि मुस्लिम्स को एक एलियन बॉडी मानते थे एंड कहते थे दैट, right, that the local society and local culture is something that is dominated by the Hindu norms and Muslims can't really reconcile themselves to this Hindu culture and society, right? So they were more एक तरह से traditionalists, they were more fundamentalists. जब ये आप हिंदू वैल्यू भी देख रहे हैं, ये थोड़ी एक fundamentalist tone लग रही है. The other view came from more secular nationalists, जिनका ये मानना था कि इंडिया में सिंक्रेटिक कल्चर जो है एग्जिस्ट करता है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है, एंड कल्चर जो है सिर्फ एक हिंदू कल्चर नहीं है बल्कि इसके अंदर कंबाइंड एलिमेंट्स है बोथ इस्लामिक एज वेल एज हिंदू कल्चर. सो देयर आर नो वाटर टाइट कंपार्टमेंटलाइजेशन, दोनों में इतनी इंटरेक्शन हो गई है कि दोनों एक दूसरे में रच गए हैं, ठीक है. अब हम कहते हैं कि ये दोनों ही व्यू से परे हटके वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट द कॉम्प्लेक्सिटी दैट द मुस्लिम सोसाइटी वाज विटनेसिंग, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, द काइंड ऑफ हॉस्टिलिटीज दैट वर इमर्जिंग बिकॉज सडनली दे वर नो लॉन्गर द पॉलिटिकल पावर, राइट. और स्पेशली नॉर्थ इंडिया में व्हेन यू लुक एट प्लेसेस लाइक उत्तर प्रदेश, व्हेन यू लुक एट प्लेसेस लाइक बिहार, ठीक है, इन सारे एरियाज में, पंजाब के अंदर, राइट, द यूनाइटेड पंजाब जहाँ पे अगेन मुस्लिम पॉपुलेशन काफ़ी डोमिनेंट थी, राइट, इन एरियाज में काफ़ी डिस्पोजेशन हुई थी. एंड साथ ही में बंगाल में, राइट, बंगाल में जहाँ पे अगेन यूपी का अवध का इलाका, एंड देन ऑब्वियसली बंगाल के अंदर जो उनके नवाब्स होते थे हु वर ऑल्सो मुस्लिम. अब इसके कारण देयर वाज अ लॉट ऑफ हॉस्टिलिटी एंड एंटेगनिज्म बिटवीन ब्रिटिश एज वेल एज द मुस्लिम्स. And this really led to the Muslims going even more inwards. तो क्या हुआ, जो मुस्लिम एलीट थे, हिंदू एलीट ने क्या किया, हिंदू एलीट रियलाइज कि अरे टाइम्स आर चेंजिंग, तो वी हैव टू कैच अप. तो हमने क्या किया हिंदू एलीट ने कि सडनली दे स्टार्टेड बिकमिंग मॉडर्न, राइट. तो दे स्टार्टेड टेकिंग अप इंग्लिश एजुकेशन, दे स्टार्टेड ज्वाइनिंग ब्रिटिश सर्विसेज, चाहे क्लर्क्स ही लग रहे थे. तो क्या हुआ, दे एंडेड अप कमिंग in contact with Western liberal ideas, modern education, they were getting chances to be a part of the government service. तो एक तरह से उनकी बेहतरी होती जा रही थी. On the other hand, Muslim elites, because of this kind of hostility, were going back. They were going backwards. They said नहीं, हमारे ideas are important, हमारी पढ़ाई is important, हमारा culture is important, हमारा religion is important, and this hostility that they had against the colonial power also turned into a hostile attitude towards all modern ideas, चाहे वो एजुकेशन होती, चाहे वो आइडियाज होते, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस होते, ठीक है. इन सब के तरफ जो, इन सबको एक तरफ एक डिसमिसिव एटीट्यूड जो है वो आने लग गया. अब यही होता है, अगर एलीट्स जो है आर डिसमिसिव और समथिंग, मासेस विल ऑलवेज एंड अप फॉलोइंग द एलीट्स, ठीक है. तो क्या हुआ कि अगर हिंदू एलीट्स जो है दे वर एजुकेटिंग देमसेल्फ, दे वर ज्वाइनिंग जो ब्रिटिश सर्विसेज थे, सिविल सर्विसेज के लिए वो अप्लाई करने की कोशिश कर रहे थे एंड सो ऑन सो फोर्थ, तो मासेस का ओरिएंटेशन भी जो है उसी तरफ बढ़ रहा था कि अब ये जो अपॉर्चुनिटीज हमको मिल रही है स्कूल जाने की, कॉलेज जाने की, मॉडर्न एजुकेशन की, हम इनका भी जो है फायदा उठाएं. On the other hand, because the Muslim elite weren't taking advantage of this, the Muslim masses also turned away from this. One of the first people who understood कि ये जो हो रहा है ये कितना गलत है and it is leading to further decline and further ruin of the Muslim society was Sir Syed Ahmad Khan. ठीक है, ये एक एजुकेशनिस्ट थे, ये एक सोशल रिफॉर्मर थे, एंड इनको माना जाता है दैट ही वाज द पर्सन हु रियली ब्रॉट अबाउट लिबरलिज्म एंड मॉडर्निटी इन द मुस्लिम सोसाइटी, राइट. तो उनका मानना था कि देखिए जो होना था अब वो तो हो गया, अब इसके बाद अगर आप मॉडर्न एजुकेशन भी नहीं लोगे, साइंटिफिक नॉलेज भी नहीं लोगे, टेक्निकल स्किल्स भी गेन नहीं करोगे, जो ब्रिटिश पोजीशंस ऑफर कर रहे हैं उनके अंदर भी नहीं जाओगे, तो आपका क्या होगा, आपकी जो अभी हालत है उससे भी ज्यादा डिटोरिएट होते रहेंगे. अभी भी जो आपके पास लैंड थोड़ी बहुत पैसे बचे, यू विल लूज आउट ऑफ दैट ऑल्सो, एंड सडनली यू विल हैव नो स्टेटस इन द सोसाइटी, यू विल बी डोमिनेटेड बाय द मेजोरिटी कम्युनिटी, यू विल बी डोमिनेटेड बाय द ब्रिटिश, एंड आपके पास खुद का जो है कुछ भी नहीं बचेगा, राइट. सो
Sir Syed Ahmad Khan understood the context that the Muslims were facing, किस तरह की हॉस्टिलिटी उनको ब्रिटिश से देखने को मिल रही थी, एंड ऑब्वियसली द हिंदूज एंड हिंदू एलिट्स हैड बीन नो हेल्प, राइट. वो अपना सेल्फिश रिक्वायरमेंट्स पूरे करने में लगे थे कि हाँ जी एटलीस्ट हम तो ये कॉलोनियल पावर तो अब इज द पावर ऑफ डे एंड एज, तो ज़रूरी है कि हम अपने आप को अडेप्ट कर लें कि एटलीस्ट इनके अंडर जो है हमें अच्छी पोजीशंस मिल पाए. सो इट्स नॉट लाइक दैट दे केम टू द रेस्क्यू ऑफ द मुस्लिम एलिट्स और दे केम टू द रेस्क्यू ऑफ द मुस्लिम सोसाइटी एट लार्ज, राइट. सो यू हैव टू सी द डीपर context here, wherein the entire Muslim society was isolated, it was being treated hostilely by the British, एंड एक तरह की जो है उनके अंदर फियर बैठ गया था विद रिगार्ड टू इंटरैक्शन विद द ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स और द हिंदू एलिट्स, जो कि सडनली उनको लग रहा था कि ये तो कॉलोनियल मास्टर्स के जो है चमचे बन गए, दे हैव बिकम देयर फेवरेट्स. ठीक है, तो अब सर सैयद अहमद खान मेड देम रियलाइज दैट इफ यू वांट टू प्रोग्रेस, इफ यू वांट टू मूव अहेड, the opportunities which have been thrown in front of you by the colonial rule, you have to take full advantage of them, right. In fact sir सैयद अहमद खान की खुद की फैमिली जो थी was associated with the Mughals, right. ये उनके अंडर थे, इनके फादर जो थे पहले मुगल दरबार में थे, इनके जो ग्रैंड फादर थे वो भी मुगल से एसोसिएट होते थे. ठीक है, उसके बाद जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एसोसिएट आने लग गए, क्योंकि जब से जो है फिर जब कॉलोनियल रूल आया दे हैड अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल ट्रबल्स जो इनकी फैमिली थी. ठीक है, तो सर सैयद अहमद खान के जो भाई थे, he set up a printing press, whereas Sir Syed Ahmad Khan himself joined the civil services under the East India Company. ठीक है, तो पहले वो सब जज बने एंड वेरियस जुडिशियल डिपार्टमेंट्स जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर, राइट, उन्होंने जो है वहां पे सर्व किया. सो पहले ही स्टार्टेड ऑफ एज अ क्लर्क एंड देन ही बिकेम अ सब जज एंड देन वेरियस जुडिशियल डिपार्टमेंट्स के अंदर भी जो है वो सर्व करने लग गए. अब 1857 का रिवोल्ट आता है एंड 1857 के रिवोल्ट के बाद क्या होता है, दैट ऑल सोशल रिफॉर्म इज halted because suddenly you realize that the masses are not pro reform, they see it as an interference in their personal matters. ठीक है, अब क्या हुआ, there were a lot of discussions being made कि आखिरकार ये म्यूटनी, ये जो रिवोल्ट था ये हुआ क्यों. तो सर सैयद अहमद खान realized that the blame could come on Muslims. Why? Because आखिरकार 1857 रिवोल्ट का जो एक सिंबॉलिक लीडर, एक तरह से सिंबॉलिक रूलर जो है बताए गए वो कौन थे, ही वॉज द डिस्पोजेस्ड रूलर ऑफ द मुगल एम्पायर. ठीक है, तो ये हुआ कि बहादुर शाह जफर को जो है दिखा दिया गया कि ये जो है हमारे रूलर हैं, ट्रू रूलर हैं और हम इनको सर्व करते हैं. तो सर सैयद अहमद खान वांटेड टू टेल द ब्रिटिश कि नहीं, ये कोई मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, इट वाजंट एन अटेम्प्ट ऑन द पार्ट ऑफ द मुस्लिम्स टू गेट बैक पावर, बल्कि ये क्या था, इन्होंने एक पैम्फलेट लिखा है इस पे, इट वाज कॉल्ड द असबाब ए बगावत ए हिंद, राइट, कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट. He said that the causes actually rested with the British Empire, the rule of the East India Company itself. Right? They said आपने इतनी exploitative policies पाल ली when it came to agriculture, when it came to taxation, right? इतनी ज़्यादा जो है आपने एक्सप्लॉयटेटिव जो है पॉलिसीज अपनाई, आपने इतने एरर्स किए, इतनी जो है फ्लॉज आए इन टर्म्स ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, किस तरह से आप उसको अप्लाई कर रहे थे. एंड वेरी इंपॉर्टेंटली जो आपकी काउंसिल है उसके अंदर कोई लोकल जो है ढंग की रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, राइट. दैट द रिप्रेजेंटेशन वाज एक्सट्रीमली माइन्यूट, मिनिस्क्यूल, राइट, वर्दी ऑफ नथिंग. तो हमें जो है ये पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इंडियंस की इन द काउंसिल उसमें लेके आना है, ताकि लोगों को ये लगे कि हम भी जो है रिफ्लेक्ट हो रहे हैं विद इन द काउंसिल. So you can see that he made a lot of sense, right? He made a lot of sense. In fact, that is one of the reasons that INC was also encouraged by a lot of British officials, right? कि आप जो है INC जैसा, जिसको वो हम बोलते हैं सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, कि दोबारा ऐसा रिवॉल्ट ना होने पाए और हमको चीजें पता लगती रही, इसलिए उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस बना दी थी. तो एक तरह से दे माइट हैव अंडरस्टूड दैट व्हाट सर सैयद अहमद खान इज सेइंग इन दिस पैम्फलेट मेक सेंस. एंड 1857 की जो म्यूटनी हुई है उसके कॉजेज यहीं कहीं पे जो है रेस्ट करते हैं. इनफैक्ट सर सैयद अहमद खान ग्रेटली अपोज द ग्रेट रिवोल्ट. ही सेड कि ये जो ग्रेट रिवोल्ट है, आप वापस वही पुराने टाइम में जाना चाहते हैं जब सुपरस्टिशन एग्जिस्ट करता था, कोई प्रोग्रेस नहीं है, कोई साइंस नहीं है, कुछ नहीं है. सो ही सेड दैट ब्रिटिश रूल इज हियर टू स्टे.
हम में क्षमता नहीं है नेटिव पॉपुलेशन में टू ओवरथ्रो देम, बट इन फैक्ट दिस ब्रिटिश रूल कैन बी he agreed to this fact that it can be a blessing in disguise, कि it can play a crucial role by teaching us modern ideas, by giving us modern education, by helping us realize the importance of reason, logic and scientific temperament. ठीक है, तो इसलिए उन्होंने बोला कि जो ग्रेट रिवोल्ट, ये जो 1857 की म्यूटनी है, ये अच्छी चीज़ नहीं है. इनफैक्ट उसके बाद जो है इन्होंने एक और पैम्फलेट लिखा 1859 में, जो है ये आया था कॉजेज. उसके बाद उन्होंने एक और पैम्फलेट लिखा विच वाज टाइटल्ड द लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया, जहां पे इन्होंने कहा, दोबारा असर्ट करने की कोशिश की टू द कॉलोनियल रूलर्स कि देखिए जो इंडियन मुस्लिम्स है, दे आर गोइंग टू स्टे वेरी लॉयल टू यू, राइट, दे रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल स्टेट, तो आप जो है हमारी तरफ हॉस्टाइल ना होइए, हमें भी एक पार्टनर बना के चलिए. सो ही रियलाइज द बेनिफिट्स दैट द हिंदू एलीट वाज रीपिंग आउट ऑफ कमिंग इन कॉन्टैक्ट ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल. अब वो चाहते थे कि मुस्लिम सोसाइटी भी जो है इससे दूर ना रहे, इससे जो है एक तरह से डिप्राइव्ड ना रहे. दे शुड ऑल्सो बी एबल टू टेक कंप्लीट एडवांटेज ऑफ द सेम, राइट. अब यही शुरुआत उन्होंने कैसे की? उन्होंने शुरुआत की बाय रियलाइजिंग कि व्हाट इज द पाथ टुवर्ड्स प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट? इट इज एजुकेशन. इफ यू वांट जॉब्स, यू नीड टू हैव मॉडर्न एजुकेशन. इफ यू वांट टू प्रोग्रेस, you need modern education. If you want to move away from superstition, ये जो एक तरह से ट्रेडिशनल सोशल इवल्स एग्जिस्ट करते हैं, जो झूठी बातों पे आप विश्वास करते रहते हैं, इन सब से अगर आपने दूर हटना है तो आपको क्या चाहिए? एजुकेशन चाहिए. सो ही रियलाइज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स मॉडर्नाइजिंग द मुस्लिम सोसाइटी कहाँ से आएगा ये? अगर मैं एजुकेशन प्रोवाइड करूंगा. तो इन्होंने शुरुआत कहाँ से की? ही स्टार्टेड ऑफ बाय इस्टेब्लिशिंग स्कूल्स. पहले यूपी के मुरादाबाद में 1858 में इन्होंने स्कूल इस्टेब्लिश किया, एंड उसके बाद गाजीपुर में 1863 में इन्होंने एक और स्कूल इस्टेब्लिश कर दिया. Importantly, he said कि इस साइंटिफिक टेम्परमेंट रीजन को बढ़ाने के लिए he also started with a foundation. क्या थी ये फाउंडेशन? द साइंटिफिक सोसाइटी. उन्होंने इस सोसाइटी को फाउंड किया, और ये सोसाइटी क्या करती थी? ये सोसाइटी जो है ट्रांसलेशंस पब्लिश करती थी ऑफ न्यूमरस एजुकेशनल टेक्स्ट. सो अ लॉट ऑफ इंग्लिश के अंदर जो आए टेक्स्ट होते थे, उनकी उर्दू की ट्रांसलेशन जो है पब्लिश करती थी, ताकि मासेस एट लार्ज जो है ये पढ़ सकें. क्योंकि अगर याद है, वर्नैक्युलर में अगर पब्लिश होगा, लोग ज़्यादा पढ़ेंगे, लोगों की रुचि ज़्यादा बढ़ेगी, एंड पीपल विल बिकम मोर अवेयर. साथ ही में इसी सोसाइटी ने जो है एक बायलिंगुअल जर्नल भी शुरू कर दी, जो कि दोनों उर्दू एज वेल एज इंग्लिश के अंदर आती थी. ठीक है, 1870 के अंदर जब ये एक इंग्लैंड की ट्रिप पे गए थे, उसके बाद उन्होंने ये जर्नल शुरू की थी, और इस जर्नल का नाम था तहजीब उल इखलाक. और ये तहजीब उल इखलाक का एक मेन सेंटरिंग फीचर क्या था कि ये मुस्लिम्स को समझाने की कोशिश करती थी कि आपके जो नैरो कंसेप्शंस ऑफ रिलीजियस आइडियाज़ हैं, आपके जो ये सुपरस्टिशियस आइडियाज़ हैं, आपकी ये जो बहुत ही बैकवर्ड लुकिंग चीज़ें हैं जो कि आपके रिलीजन में इंग्रेन हो गई हैं, यू हैव टू लेट गो ऑफ दिस, यू हैव टू मूव टूवर्ड्स मॉडर्निज्म. राइट. सर सैयद अहमद खान ने बोला कि एक और चीज़ बहुत रियलाइज करनी इम्पॉर्टेंट है कि इस्लाम इनकम्पैटिबल नहीं है विद मॉडर्न आइडियाज़ एंड वैल्यूज़. कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने अपना रिलीजन को फॉलो करना है तो आपको मॉडर्न एजुकेशन और वैल्यूज़ को रिजेक्ट करना पड़ेगा. सर सैयद अहमद खान बिलीव्ड कि इस्लाम actually provides for a lot of such things, and a balance can be maintained in following your religion also, as well as learning about modern ideas and values. तो उन्होंने इसको किस तरह से प्रमोट करने की कोशिश की? वेरी इंपॉर्टेंटली, ही टुक रिकोर्स टू अ मेथड जिसको हम बोलते हैं इज्तिहाद. इज्तिहाद क्या होता है? इज्तिहाद को आप इमेजिन कर सकते हैं एज समथिंग लाइक डायलेक्टिक्स और साइंटिफिक रीजनिंग. राइट. So you're questioning things, you're using your reason, you're using logic, right? जहाँ पे जो existing
जो आपके कुछ रीति रिवाज चलते आ रहे हैं, ट्रेडिशंस चलते आ रहे हैं, प्रैक्टिसेस चलते आ रहे हैं, आप अपना रीजन और लॉजिक यूज करके आप उनको क्वेश्चन करते हो एंड यू ट्राई टू रियलाइज कि क्या इन द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस क्या ये इंपॉर्टेंट है, क्या दे होल्ड ग्राउंड, आर दे स्टिल रेलिवेंट, राइट। इसके ऊपर जो है एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठ के आता है। फॉर एग्जाम्पल विद रिगार्ड टू अ लॉट ऑफ पर्सनल लॉज इन इंडिया ऑल्सो क्वेश्चंस रेज किए गए हैं कि बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज इन मुस्लिम सोसाइटीज हैं जो कि उसमें उसके अंदर चेंजेस ले आए हैं। फॉर एग्जाम्पल अ ह्यूज इशू इज विद रिगार्ड टू पॉलीगमी। सो दे से पॉलीगमी यूज्ड टू एग्जिस्ट इन द डे एंड एज दैट इट डिड, जब प्रॉफिट ने उसकी बात की होगी, पॉसिबली बिकॉज अ लॉट ऑफ मेन वर गोइंग इनटू वॉर, ठीक है। तो क्योंकि आदमी जो है जंग में जा रहे थे, बहुत सारे आदमियों की डेथ्स हो रही थी, सो प्रॉबेबली सेक्स रेशो जो है वाज इन द फेवर ऑफ विमेन, सो देयर वर अ लॉट ऑफ विमेन, बहुत सारी विडोज हो जाती थी, दे हैड नोबडी टू टेक केयर ऑफ देम, सो दैट इज व्हाई प्रॉबेबली पॉलीगमी को इनकरेज किया गया, ताकि एक आदमी जो बाकी डेस्टिट्यूट हो गई हैं विमेन, उनको भी वाइफ्स ले सके एंड दे आर वेल टेकन केयर ऑफ। बिकॉज इस्लाम ऑल्सो टॉक्स अबाउट द फैक्ट कि अगर आप एक से ज़्यादा जो है आपकी बीवियां हैं, you have to take good care of them. It does not mean कि आप जो है अपनी पहली वाइफ को destitute छोड़ दें, you don't provide for her, you have to provide for all of them, you have to give them all the conditions required to live a good life, ठीक है। तो अब something like this कि this practice was probably important and suitable for a time जब जंग हो रही थी, लोग बहुत मर रहे थे, आदमी बहुत मर रहे थे, बट विद चेंजिंग टाइम्स जब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, यू यूज योर रीजन एंड यू रियलाइज दैट मे बी दैट प्रैक्टिस इजंट रेलिवेंट एनी मोर एंड वी कैन लेट गो ऑफ इट, राइट। तो सिमिलरली उन्होंने और भी जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें, ऐसी चीज़ें बताई, ऐसी सोशल प्रैक्टिसेस जो है उनको हाईलाइट करने की कोशिश की, जहाँ पे उन्होंने बोला, जैसे हम अभी भी बोलते हैं रिमेंबर सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की एक कॉमन प्रैक्टिस इन द कंटेम्प्रेरी टाइम आपने पढ़ी होगी, रिलीजियस एसेंशियलिटी टेस्ट, कि कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं विच आर इसेंशियल टू अ रिलीजन एंड देन कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो बस ऊपर से इम्पोज की गई हैं, आर्ट इसेंशियल फॉर द रिलीजन, सो यू कैन लेट गो ऑफ देम, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल संथारा के ऊपर जो है क्वेश्चन मार्क आया हुआ है, राइट, विद रिगार्ड टू अगेन इस्लाम के अंदर भी जो है ये प्रैक्टिस रेज की गई है। फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं इस्लाम में आप पूजा कहीं पे भी कर सकते हैं, अ मॉस्क अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट इजंट रियली नेसेसरी, बिकॉज अकॉर्डिंग टू इस्लाम आप कहीं पे भी बैठ के, यू डोंट रियली बिलीव इन, मुस्लिम्स डोंट रियली बिलीव इन आइडोलेट्री, इन आइडल वर्शिप एक्सेट्रा, सो देयर पूजा कैन हैपन, प्रेयर टू द गॉड कैन हैपन एनीवेयर, राइट। नाउ ये जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिवाइस ये डॉक्ट्रिन है ऑफ रिलीजियस एसेंशियलिटी, ठीक है, उसी के बाद जो है तब इन द लेट 19th सेंचुरी सर सैयद अहमद खान कह रहे थे, जब उन्होंने बोला कि ज़रूरी है आप जो इसेंस है रिलीजन की, दैट इज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें, जो मेन टेनेट्स, जो मेन टीचिंग्स है इस्लाम की, आप उसको सेपरेट करिए फ्रॉम द इनएसेंशियल पार्ट्स। He said there are a lot of social customs and practices जो कि अटैच होके आ गई हैं अक्रॉस टाइम एंड अब वो रेलिवेंट नहीं है इन द मॉडर्न वर्ल्ड, अब उनका कोई यूज़ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये एक्चुअली टुक नोट ऑफ इस्लाम के अंदर जो प्रोहिबिशन है ऑन चार्जिंग इंटरेस्ट, जिसको हम इस्लामिक बैंकिंग कहते हैं। ये बोलते हैं कि तब के टाइम पे ज़रूरी थी, ठीक है, तब के टाइम पे रेलेवेंट थे, जब अब मॉडर्न कॉमर्स एंड मॉडर्न बैंकिंग डेवलप हो गया है, आप ये नहीं बोल सकते कि अरे मैं तो बैंक में पैसा नहीं डाल सकता बिकॉज इस बैंक वाले जो है इंटरेस्ट खाते हैं, राइट, इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, मेरे को इंटरेस्ट देंगे और ये इंटरेस्ट हराम की कमाई। He said this is a modern idea, it is modern commerce, तो ये पुराने ख्यालात को छोड़िए, राइट, दिस इज an inessential part of the religion and you get on with the times, राइट। तो ये बात जो है सर सैयद अहमद खान ने करने की कोशिश की। Very importantly, he said instead of looking at 10 different texts and 10 other things that have come to associate themselves with Islam, the only thing that you should concentrate on is Quran. कि कुरान इज द ओनली लेजिटिमेट सोर्स ऑफ इस्लाम। एक हाथ में उन्होंने बोला मुस्लिम्स को, एक हाथ में आप कुरान रखिए एंड दूसरे हाथ में आप समझने की कोशिश कीजिए रीजन एंड नेचर की इंपॉर्टेंस। तो रीजन, साइंटिफिक नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये चाहिए। वाई? बिकॉज जब आप इन दोनों चीज़ों को इकट्ठे लेके चलते हैं तो आपके रिलीजन के अंदर जो सुपरस्टिशियस बिलीव्स हैं, कुछ अनरीजनेबल बिलीव्स हैं जो कि ओवर टाइम रिलीजन के साथ एसोसिएट होने लग गई हैं, आपको समझ में आ जाएगा दैट दीज मेक नो सेंस व्हाटसोएवर एंड दीज शुड बी लेट गॉन ऑफ। ठीक है,
इसी के बाद और एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस्टेब्लिश किया द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसको आज हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920 में जाके बनी थी। इसको ओरिजिनली एज अ कॉलेज, एज द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इस्टेब्लिश किया गया था 1875 में। इम्पॉर्टेंटली इसी एजुकेशन और साइंटिफिक नॉलेज और रीजन को और प्रमोट करने के लिए सर सैयद अहमद खान स्टार्टेड ऑर्गेनाइजिंग व्हाट इज कॉल्ड द ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। और ये हर साल जो है डिफरेंट जगहों पे मिलती थी। और इनका काम क्या था, इनका काम था कि ये एजुकेशन प्रमोट करें और मुस्लिम्स को एक कॉमन प्लेटफॉर्म दे जहाँ पे ये समझ सके कि अभी भी क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है मुस्लिम सोसाइटी में प्रेवलेंट है एंड हाउ टू गेट योर सेल्फ रिड ऑफ देम। राइट, वेरी इंपॉर्टेंटली सर सैयद अहमद खान ने जो है मुस्लिम सोसाइटी और मुस्लिम्स को ये बोला कि देखिए आप पॉलिटिक्स में मत पड़िए। राइट, ही वाज समवन 1885 के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस शुरुआत हो गई थी। ही सेड आप पॉलिटिक्स में मत पड़िए, आप इस नेशनल स्ट्रगल में मत पड़िए, आप पहले अपने आप को डेवलप कीजिए, अपनी प्रोग्रेस इंश्योर कीजिए। एंड ये किसके थ्रू पॉसिबल है, एजुकेशन के थ्रू ही सिर्फ पॉसिबल है। सो ही एक्सटॉल्ड द मुस्लिम सोसाइटी दैट यू लेट गो ऑफ दीज पॉलिटिक्स एंड पावर एंड नेशनल स्ट्रगल एंड रिवोल्टिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश। आप इस सब से नजर हटाइए, आप किस पे फोकस कीजिए, एजुकेशन पे फोकस कीजिए, ताकि आप अपनी बेहतरी जो है कर पाए। ठीक है ना, बिकॉज ऑफ सच वैल्यूज ये अलीगढ़ स्कूल जो था विच वॉज लेड बाय सर सैयद अहमद खान, इट वॉज criticized a lot by the traditional thinkers of जो कि मुस्लिम्स के अंदर थे, स्पेशली द रिलीजियस थिंकर्स जिनको हम उलमा बोलते हैं। उलमा ने बेसिकली सर सैयद अहमद खान को बहुत क्रिटिसाइज किया। क्यों? बिकॉज उनका ये मानना था नॉट दैट दे वर ऑल्सो कम्प्लीटली अगेंस्ट मॉडर्न आइडियाज। नहीं तो आप ये नहीं बोल सकते, विद इन द उलमा ऑल्सो देयर वर सम पीपल हु वर मोर मॉडर्न दैन ट्रेडिशनल। बट उनका ये मेन आइडिया था कि सर सैयद अहमद खान ब्रिटिश को बहुत ज़्यादा यूलोजाइज करते हैं, कि उनको लगता है ब्रिटिश आर वेरी गुड, ब्रिटिश रूल इज़ रियली गुड, कलोनियल रूल इज़ रियली नाइस। तो ये जो यूलोजाइजिंग है, यूलोजाइजिंग क्या होता है, किसी की तारीफ़ें पे तारीफ़ें बांधते जाना। ठीक है, जिस तरह हम जो फॉर एग्जाम्पल जब हमारे वेरियस रूलर्स भी होते थे एंशिएंट एंड मिडीवल इंडिया, आपने सुना होगा समथिंग मॉडर्न, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, प्रशस्ति नाम की चीज़ होती है। प्रशस्ति क्या होती है? तारीफ करना। जैसे कि जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन है जो कि रुद्र दमन को बहुत फॉर एग्जाम्पल यू नो इट रियली बहुत ज़्यादा उनकी तारीफ़ें करती हैं, बहुत ज़्यादा जो उनके जो है उनके जो उन्होंने बहुत अच्छे काम किए उसके बारे में बताती है। तो इसी तरह वो बोलते हैं कि सर सैयद अहमद खान भी बस तारीफ़ों के पुल बांधते रहते हैं ब्रिटिशर्स के। तो ये जो है अंग्रेज़ बन गए। हम अभी भी चढ़ाते हैं ना कई लोगों को, कीप ऑन टॉकिंग ऑन इंग्लिश, या फिर आपकी क्लास में अगर कोई बच्चा आ गया है जो कहीं बाहर से पढ़ के आया है तो उसका थोड़ा एक्सेंट या कुछ है तो आप बोलते हैं हाँ अंग्रेज़ चले गए, तुम्हें पीछे छोड़ गए, है ये अंग्रेज़ का बच्चा है, या सो ऑन सो फोर्थ है। तो ये अंग्रेजियत या इंग्लिशनेस जो थी, इसके कारण सर सैयद अहमद खान को भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया बाय द उलमास। राइट, इनफैक्ट उनके एक बहुत स्ट्रिंडेंट क्रिटिक जो है केम इन द फॉर्म ऑफ सैयद महदी अली। इनको जो है मोहसिन उल मुल्क भी मनाया जाता है। एंड ही वाज समवन हु वाज ट्राइंग टू रिकंसाइल मॉडर्न आइडियाज विद ट्रेडिशनलिज्म। तो दियोबंदी एंड ये जो अलीगढ़ स्कूल की मॉडर्निज्म थी वो उन सबको रिकंसाइल करने की कोशिश करते हैं। एंड उनका भी एक मेन क्रिटिसिज्म अगेंस्ट सैयद अहमद खान यही था, राइट, दैट मोहसिन उल मुल्क वाज समवन हु वाज अट्रैक्टेड टू मॉडर्न आइडियाज एंड ही वाज ट्राइंग टू इनकलकेट देम, बट ही वाज समवन हु वाज वेरी एंटी कलोनियल रूल, वेरी एंटी इंपीरियलिस्ट। ठीक है, तो उनका ये मानना था कि जरूरी है कि मुस्लिम्स अपने आप को एंटी ब्रिटिश रूल के, ये जो ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट लिबरेशन मूवमेंट शुरू हो रही है उसके साथ एसोसिएट करें। एंड वो यही क्रिटिसाइज करते थे सर सैयद अहमद खान को कि आप मुस्लिम्स को फ्रॉम बिकमिंग अ पार्ट ऑफ दिस नेशनल मूवमेंट आप उनको रोक रहे हैं बाय यूलोजाइजिंग द ब्रिटिश टू मच। अब अर्ली फेज में ये भी माना जाता है सर सैयद अहमद खान वाज अ स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। इनफैक्ट यहाँ तक कि उन्होंने मुस्लिम्स को ये भी बोला था कि आप काउ मीट ना खाइए, बिकॉज काउज आर ऑब्वियसली एक्सट्रीमली एक तरह से सेक्रेड टू द हिंदू कम्युनिटी एंड देयर सेंटिमेंट्स कैन बी हर्ट। राइट, हाउएवर इसके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आया जब द हिंदू उर्दू कॉन्ट्रोवर्सी इरप्टेड इन यूनाइटेड प्रोविंसेस इन द 19th सेंचुरी। अभी कॉन्ट्रोवर्सी थी क्या? इट वाज विद रिगार्ड टू कि ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, कि ये जो हिंदू एंड उर्दू है, राइट, इसकी जगह
इनमें से कौन सी लैंग्वेज यूज होनी चाहिए। ठीक है, तो हिंदू के जो एडवोकेट्स थे वो कहते हैं कि आप हिंदुस्तानी को यूज कीजिए और इसको देवनागरी स्क्रिप्ट में रखिए। ऑन दी अदर हैंड जो उर्दू के प्रोपोनेंट्स थे वो कहते हैं कि नहीं, आप देवनागरी स्क्रिप्ट में नहीं बल्कि जो आपकी यूज की जाती है मुस्लिम सोसाइटी द्वारा, जो नास्तलीक स्क्रिप्ट है जो उर्दू जिसमें लिखी जाती है, आप वो यूज कीजिए। ठीक है, तो अब इसके कारण जो है एक बहुत बड़ी डिबेट उठ के खड़ी हो गई कि अब कौन सी चीज़ें जो है हमें चाहिए। और इस टाइम पे हिंदू लेड हिंदी मूवमेंट्स बहुत प्रचलित थी। देयर वर लॉट ऑफ पीपल हु वर सेइंग कि देवनागरी स्क्रिप्ट जो है आप इसको एक ऑफिशियल स्टेटस दीजिए। ठीक है, एंड दीज इंक्लूडेड पीपल लाइक बाबू शिव प्रसाद एज वेल एज मदन मोहन मालवीय, जो कि हिंदी के और देवनागरी स्क्रिप्ट के जो है बहुत बड़े सपोर्टर्स थे। राइट, और इसकी अगेंस्ट क्या डेवलप हो गई, उर्दू मूवमेंट डेवलप होगी जो कहते हैं नहीं, उर्दू और नास्तलिक कब से चलती आ रही है, हमारे अवध में भी कितनी ज्यादा प्रचलित थी, नाउ सडनली हाउ कैन यू रिप्लेस इट विद दिस देवनागरी स्क्रिप्ट। और इनमें से ही एक सपोर्टर जो थे वो कौन थे, सर सैयद अहमद खान। तो इस टाइम पे एक तरह से उनको बहुत बड़ा धक्का लगा एंड उन्होंने कहा दैट व्हाइल वी आर रेडी टू अकोमोडेट योर इंटरेस्ट, मे बी द मेजॉरिटी कम्युनिटी जो डोमिनेंट कम्युनिटी है, इट हैज दिस सेंस ऑफ मेजॉरिटेरियनिज्म एंड वो कभी भी हमें जो है एक्सेप्ट नहीं करेगी और हमें हमेशा ही दब के रहना पड़ेगा। इनफैक्ट 1885 में जब आईएनसी भी फाउंड होती है, 1888 में सर सैयद अहमद खान को कहीं बुलाया जाता है टू गिव अ लेक्चर एंड वहाँ पे उनकी जो लेक्चर है वहाँ पे ही गिव अ स्केदिंग क्रिटिसिज्म ऑफ कांग्रेस। और उन्होंने कहा कि आप कांग्रेस देख लीजिए, इनके लीडर्स देख लीजिए, इनके अंदर जो लोग हैं मेंबर्स हैं उनको देख लीजिए, इसेंशियली ये क्या है, ये बंगाली हिंदूज की पार्टी है, हिंदू डोमिनेंट है, हिंदू व्यूज को रिप्रेजेंट करती है, ये कोई सेक्युलर पार्टी नहीं है और ये मुस्लिम पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती है। इनफैक्ट इट विल ऑलवेज बी नॉमिनेटेड फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द हिंदूज एंड इट विल ओनली लीड टू द रुइनेशन ऑफ द मुस्लिम्स। राइट, तो इनफैक्ट इन्होंने कहा कि या तो आप आईएनसी के अंदर मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन बढ़ाइए या फिर मुस्लिम्स शुड फॉर्म अनदर एक तरह से सोसाइटी या पार्टी, राइट, जहाँ पे मुस्लिम्स की पॉइंट ऑफ व्यू जो है आगे रखा जाए। अभी तो उनका यही कंसर्न था कि सबसे पहले रादर देन joining hands with Congress, rather than starting a national liberation movement, आप पहले अपने आप को एडुकेट तो करो, उसके बाद आपने जो ये पार्टी पूटी बनानी हो उसके बाद बनाते रहना। ठीक है, इनफैक्ट आईएनसी ने सर सैयद अहमद खान को भी इनवाइट किया था दैट यू बिकम अ पार्ट ऑफ अ पार्टी, बट ही रिफ्यूज टू ज्वाइन द कांग्रेस। ठीक है, तब तो खैर पार्टी नहीं थी, तब ये क्या था, एक प्रेशर ग्रुप था। राइट, सो ही सेड कि मैं ऐसे प्रेशर ग्रुप को फाउंड में पार्ट नहीं लूंगा। राइट, I will not be a part of the INC. Furthermore, इन्होंने और एक और चीज जो कि आगे रखी, उन्होंने कहा कि INC ने बहुत सारे हिंदूज को मिसलीड किया है और ये कहा है कि अगर आप कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि कांग्रेस एक डोमिनेंट प्रेशर ग्रुप है, हमारे पास हमारे साथ ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स का भी हाथ है, तो हम डोमिनेंट ग्रुप बन जाएंगे इन द नेशन। तो उन्होंने बोला जब कोई भी ग्रुप इंक्लूडिंग INC विच इज लेड बाय द हिंदूज अपनी डोमिनेशन असर्ट करने की कोशिश करेगा, दिस विल ओनली लीड टू डिस्कॉर्ड बिटवीन द टू कम्युनिटीज, दैट इज ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स. In fact, a lot of critics, especially Hindu nationalists, Hindu traditionalists till date, have come after Sir Syed Ahmad Khan saying that he was the first person to sow the seeds of two-nation theory. अब उनकी एक statement है which says कि ये जो proposals हैं of the Congress, ये बहुत ही inexpedient है for the country, right? कि basically INC जो कि कदम उठा रही थी, जिस तरह के काम कर रहे हैं, मुस्लिम्स को represent करने की कोशिश कर रहे हैं without actually having the kind of numbers जो कि मुस्लिम्स के होने चाहिए, वो कहते हैं आप ये गलत काम कर रहे हो. And why? Because it is inhabited by two different nations, right? Who drink from the same well, breathe the air of the same city and depend on each other for their life. और इनके बीच में आपने animosity नहीं create करनी. तो in fact you can say that Sir Syed Ahmad Khan was misunderstood. यहाँ पे जब वो दो different nations की बात कर रहे हैं, basically means that there are two different kind of people, two different kind of community. However, again जैसे कि आप statement में देख सकते हैं, वो दोबारा reassert करते हैं that despite being two different communities, ये एक साथ रहती हैं, right? तो एक तरह से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उस टाइम पे there was no ghettoization. एक ही शहर में, एक ही जगह में, एक ही locality में
both Hindus as well as Muslims जो है used to coexist peacefully. And he said कि अगर कांग्रेस ऐसी डोमिनेंस असर्ट करने की कोशिश करेगी, हिंदू मेजोरिटेरियनिज्म को सपोर्ट करेगी, तब it can lead to violence between the two, it can lead to hostility between the two, it can lead to animosity between the two, which he believed is not correct, it is not good for the country. In fact, rather than sowing seeds for two nation theory, maybe Sir Syed Ahmad Khan जो है वॉर्न करने की कोशिश कर रहे थे कि कम्युनलिज्म को अगर किसी भी तरह से भड़काया गया, राइट, अगर किसी भी तरह से माइनॉरिटीज की फीलिंग्स को एसवेज नहीं किया गया या हिंदूज को और ज्यादा सपोर्ट करने की कोशिश की या फिर ये बताने की कोशिश की गई दैट हिंदूज आर द डोमिनेंट ग्रुप इन द कंट्री, it will lead to animosity, it will lead to breakdown, and it will lead to violence. So in fact, Sir Syed Ahmad Khan was someone who was concentrating on coexistence. He wanted peace, he wanted harmony. He realized that both the communities have survived for ages together and एक दूसरे पे कितने dependent है, and that's how he wanted things to continue as well. ठीक है. However, क्योंकि उन्होंने INC को क्रिटिसाइज किया, इसके कारण उनका भी क्रिटिसिज्म हो गया, राइट. एंड वन ऑफ द चीफ क्रिटिक्स केम इन द फॉर्म ऑफ पर्शियन स्कॉलर जिनका नाम था जमालुद्दीन अल अफगानी, राइट, जो कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी के भी काफी बड़े एडवोकेट थे एंड इंपॉर्टेंटली हिंदू मुस्लिम यूनिटी अगेंस्ट द ब्रिटिश. नाउ दिस वाज समथिंग दैट सर सैयद अहमद खान डिड नॉट सपोर्ट, राइट. उनका मानना था कि पूरी अर्ली 19th सेंचुरी में हिंदूज ने तो फायदा उठा लिया, अब जब बेचारे मुस्लिम्स की बारी आई, आप बोल रहे हैं कि नहीं ब्रिटिश को रिजेक्ट कीजिए, आप हमें ज्वाइन कर लीजिए और एंटी कलोनियल मूवमेंट है उसको ज्वाइन करें. तो सर सैयद अहमद खान का एक तरह से उनके कॉन्टेक्स्ट को भी समझिए, राइट. उनकी फैमिली ने कितने ट्रबल्स देखे थे, ही सीन द मुस्लिम सोसाइटी बीइंग आइसोलेटेड, सो ही रियलाइज कि अच्छा पहले हमको आइसोलेट कर दिया गया, राइट, तब द हिंदू एलिट्स टुक फुल एडवांटेज, तब दे डिडंट से कि अरे हम भी रिजेक्ट करते कलोनियल मास्टर्स को, राइट. तो पहले वी वर आइसोलेटेड, देन नाउ बाय अगेन ज्वाइनिंग द एंटी लिबरेशन मूवमेंट फिर से ब्रिटिश जो है हमें दोबारा पीछे छोड़ देंगे, अगेन वी विल बी मिसट्रीटेड, अगेन वी विल फेस हॉस्टिलिटी. ठीक है. तो इस कारण जो है ही वाज अगेंस्ट ज्वाइनिंग द लिबरेशन मूवमेंट जो कि ब्रिटिश को निकालना चाहती थी. इसके अगेंस्ट में जमालुद्दीन अफगानी जो आए, जो कि ये इस्लामिक यूनिवर्सलिज्म की बात करते थे कि इस्लाम के अंदर ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ पीस है, ऑफ टॉलरेंस है, ऑफ यूनिटी विद हिंदूज है. ठीक है. अलॉन्ग विद साथ ही में उन्होंने क्या बोला, हमने ब्रिटिश को हमारी सरजमीन से निकालना है. तो आयशा जलाल हुसैन हिस्टोरियन वो कहते हैं अफगानी की यही जो थॉट थी, यही जो एक बेंट ऑफ माइंड था, उसके कारण ये मुस्लिम्स में बहुत प्रचलित हो गए, who did not really understand Sir Syed Ahmad Khan and where he is coming from and rejected Sir Syed Ahmad Khan, right. अब now we come to the last aspect of Sir Syed Ahmad Khan. We've seen उनकी main thought क्या थी, what was the main ideas that Sir Syed Ahmad Khan put forth. Now we come to the part of कि ये आज के day and age में भी क्यों इतने relevant है. Sir Syed Ahmad Khan को in fact a lot of people, a lot of scholars have called him as the man who knew tomorrow. Right, that he was a visionary, he was someone who understood the changes that you need to bring about अगर आपने modern times के साथ catch up करना है. and इसीलिए हम कहते हैं कि सर सैयद अहमद खान ने एक बहुत important role play किया in trying to bridge the gap between Oriental and the Western world. तो ये कैसे किया, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, उन्होंने बोला just because you follow Islam, just because you are a Muslim does not mean that you can't go to a modern school, that you can't read about Western scientific knowledge, right. In fact, he was also a huge supporter of Arabic literature, right. उन्होंने बोला आप चाहे अपनी लैंग्वेज में पढ़िए, बट जो वेस्ट से के इम्पोर्टेंट टेक्स्ट आ रहे हैं जो कि साइंटिसिज्म को इतना इंग्रेन करने की कोशिश कर रही है, आप उनको भी पढ़ने की कोशिश कीजिए, विच इज़ वाई ही एंडेड अप ट्रांसलेटिंग देम ऑल्सो, राइट. साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि इस्लाम को आप ऑब्वियसली मेंटेन करके रखिए, आप अपने रिलीजन को फॉलो कीजिए, बट एट द सेम टाइम यू ऑल्सो हैव टू रियलाइज दैट द रिलीजन इटसेल्फ हैज टू अडेप्ट टू मॉडर्न टाइम्स. तो ऐसे बिलीव्स, ऐसे प्रैक्टिसेस जो कि आज के टाइम एंड एज में इररेलेवेंट हो गए हैं, उनको पीछे छोड़ देना ही इंपॉर्टेंट है. तो इस तरह से ओरिएंटल एंड वेस्टर्न वर्ल्ड को उन्होंने ब्रिज करने की कोशिश की, उनके बीच में जो है एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश की गई, राइट. साथ ही में उन्होंने जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज सेटअप किया, वो एक मेजर कैटलिस्ट बन गया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इन द कंट्री. इन फैक्ट वेरी इंपॉर्टेंटली, डिस्पाइट बीइंग इस्टेब्लिश्ड बाय समवन जो कि मुस्लिम सोसाइटी में एजुकेशन इनकरेज करने की कोशिश करते थे,
ये जो ओरिएंटल कॉलेज था, इट इन नो वे सेड कि हम सिर्फ मुस्लिम स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट करेंगे, राइट? जो ये स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट करते थे, जो ये टीचर्स को एक्सेप्ट करते थे, दे वर ऑल बेस्ड ऑन सेक्युलर लाइन्स। तो किसी भी कम्युनिटी का बच्चा यहाँ पे आ सकता था, कोई भी कम्युनिटी के स्कॉलर जो है यहाँ पे प्रोफेसर बन सकते थे, राइट? इनफैक्ट यही एग्जाम्पल दिया जाता है इन द फर्स्ट 5 years जो थे ऑफ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो स्ट्रेंथ थी हिंदू स्टूडेंट्स की, इट इंक्रीज फ्रॉम लेस देन 10% टू 22% बिकॉज इट वॉज सच अ सेक्युलर साइंटिफिक रीजनेबल एंटरप्राइज जो कि इन्होंने शुरू की थी। इनफैक्ट यही मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है बाकी माइनॉरिटीज़ के लिए भी एक तरह से एक ब्लूप्रिंट बन गया कि हमने अपनी माइनॉरिटीज़ के अंदर एजुकेशन किस तरह से इंकरेज करनी है। इनफैक्ट ये कहा जाता है दैट एक्सेप्ट सर सैयद अहमद खान, अगर उससे ओल्डर कोई मूवमेंट आती है जो कि माइनॉरिटी रिफॉर्म इनेबल करती थी, दैट वाज द सिंह साबा मूवमेंट जो कि पंजाब में चली थी, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दिस द मोस्ट डाइवर्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट जो कि आई थी was by Sir Syed Ahmad Khan. In fact, a lot of scholars have also tried to exert the fact कि Sir Syed Ahmad Khan, उनके जो नाम हैं, उनके जो ideas थे, उनके जो thoughts हैं, right, they also influenced the makers of early modern India, the makers of Constitution of India, and a lot of these ideas are reflected in articles of the Constitution, even though Sir Syed Ahmad Khan has not been directly नेम्ड, राइट? तो फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं सर सैयद अहमद खान का एक मेन कॉन्सेंट्रेशन क्या था? नॉट ऑन क्रिएशन ऑफ 2 nations बट द फैक्ट दैट माइनॉरिटीज और उनके जो इंटरेस्ट हैं उनको सिक्योर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दे शुड फील अप्रिशिएटेड, दे शुडंट फील कि उनको हटाए जाने की कोशिश की जा रही है। एंड दीज आइडियाज़ कैन एक्चुअली बी फाउंड, जो हम कहते हैं हमारे वेरी इंपॉर्टेंटली द कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक राइट्स जो कि हमें प्रदान किए गए हैं विद इन आर कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमारी कम्युनिटी को सेफगार्ड करने की कोशिश करते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 29 में जो राइट टू कंजर्व डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट या कल्चर है, या फिर आर्टिकल 30 जो कि राइट देता है टू ऑल रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज टू इस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस, these can be seen as something reflecting the ideas of Sir Syed Ahmad Khan. In fact, एक फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट हैं पियर बोर्ड्यू, राइट? उन्होंने सर सैयद अहमद खान की बहुत ज़्यादा तारीफ की थी और उन्होंने कहा दैट सर सैयद अहमद खान इज़ अ कलेक्टिव इंडिविजुअल। अब इसका क्या मतलब होता है? अ लॉट ऑफ टाइम ना सोशियोलॉजी में डिबेट चलती आई है बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द कलेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल दरखाइम सॉट टू कम्प्लीटली डिफ्रेंशिएट देम। एमएल दरखाइम जो कि एक सोशियोलॉजिस्ट है, राइट, उनका ये मानना था कि इंडिविजुअल को आपको कलेक्टिव से दूर रखना चाहिए बिकॉज द कलेक्टिव ऑफन लीड्स टू कि इंडिविजुअल के राइट्स जो है उनको डिनाई हो जाते हैं, इंडिविजुअल की आइडेंटिटी उनको डिनाई हो जाती है। ऑन द अदर हैंड कलेक्टिव इंडिविजुअल एक ऐसा इंसान है जो कि दोनों ही इंडिविजुअल को एज वेल एज कलेक्टिव को रिकंसाइल कर पाता है। ही अंडरस्टैंड दैट देयर आर इंपॉर्टेंट इंडिविजुअलिस्टिक थिंग्स जो कि ज़रूरी हैं, राइट? जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल राइट्स का आइडिया या आपके रीज़न बढ़ाने का आइडिया, राइट? बट एट द सेम टाइम कलेक्टिविज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? द इंडिविजुअल मस्ट बी रिकॉग्नाइज कि हमारी डिफरेंट डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, हमें फ्रीडम चाहिए, हम जो है अपने आप को डेवलप कर पाए। बट एट द सेम टाइम कम्युनिटी के जो आइडियाज़ हैं, एक ये जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, तुम्हारा कल्चर जो है, उसको भी इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत है। सो अ पर्सन हु इज एबल टू रिकंसाइल दीज टू टुगेदर इज कॉल्ड अ कलेक्टिव इंडिविजुअल। एंड अकॉर्डिंग टू पियर बोर्ड्यू ये कलेक्टिव इंडिविजुअल कौन था? सर सैयद, राइट? सो ही इंपॉर्टेंटली उन्होंने प्रोग्रेसिव एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जो कि इंडिविजुअल थिंकिंग, कैपेबिलिटीज, एबिलिटीज़ को बढ़ाता है, राइट? साथ ही में वो एक रिलीजियस स्कॉलर भी थे जिन्होंने पूरी कम्युनिटी के इंटरेस्ट सेफगार्ड करने की बात की, कम्युनिटी रिफॉर्म की बात की, कम्युनिटी के अंदर चेंज लाने की बात की, राइट? तो इन दोनों ही चीज़ों को उन्होंने बहुत अच्छे से एफिशिएंटली वो बैलेंस कर पाए, विच इज़ वाई सर सैयद अहमद खान इज रिगार्डेड एज सच एन इम्पॉर्टेंट पर्सन एंड सच अ ग्रेट स्कॉलर एंड नोटरी, राइट? कि उनको ये कलेक्टिव इंडिविजुअल का टर्म जो है ये दिया गया, राइट? साथ ही में जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, द आइडिया ऑफ रिलीजियस डॉक्ट्रिन ऑफ रिलीजियस एसेंशियलिटी जो कि सुप्रीम कोर्ट ने डिवाइस की है, आप उसको भी कंपेयर कर सकते हैं विद सर सैयद अहमद खान थॉट वेर ही सेड कि आपको डिस्टिंग्विश करना है
बाकी प्रैक्टिसेस को, ओवर इम्पोज्ड प्रैक्टिसेस को, विच आर नॉट इम्पॉर्टेंट, विच आर नॉट क्रूशल, विच आर नॉट एसेंशियल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द रिलीजन, देयर आर सर्टेन मेन टेनेट्स जो कि रिलीजन के लिए इंपॉर्टेंट है, उससे ऊपर जो कि फालतू की प्रैक्टिसेस है, सुपरस्टिशंस है, इविल्स हैं, इन सब को आपने हटाना है, राइट? एंड दैट इज व्हाई इन दिस कंटेम्प्रेरी सिनेरियो सर सैयद अहमद खान बिकम्स एक्सट्रीमली रेलिवेंट अगेन.